फिल्म की शुरुआत 484 ईस्वी में होती है, जब ब्रिटेन घोर संकट में है। राजा आर्थर और उसकी सेना सैक्सन दुश्मनों से हारने के कगार पर है। सेना की हिम्मत टूट चुकी है और युद्ध का मैदान खून और धूल से ढका हुआ है। आर्थर के सबसे करीबी और रहस्यमय साथी जादूगर मर्लिन आखिरी उम्मीद के साथ जंगल के गहरे अंधेरे में जाता है। मर्लिन को पता होता है कि इस युद्ध को जीतने के लिए साधारण मानव शक्ति से ज्यादा की जरूरत है। वह उन प्राचीन ट्रांसफॉर्मर्स के पास पहुंचता है जिन्हें आइकॉन के नाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये 12 शक्तिशाली रोबोट्स हैं जो सदियों से पृथ्वी पर छिपे हुए हैं, समय आने पर मानवता की रक्षा करने के लिए। मर्लिन के समर्पण और सच्चे इरादे देखकर आइकॉन के नाइट्स उसकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। वे उसे एक शक्तिशाली एलियन छड़ी देते हैं जो उसकी साधारण जादुई शक्तियों को बढ़ा देती है। जब सैक्सन सेना आर्थर और उसके योद्धाओं को लगभग कुचलने वाली होती है, तो मर्लिन अपनी नई छड़ी के साथ युद्ध के मैदान में आता है। वह एक जादू का उच्चारण करता है और अचानक आइकॉन के नाइट्स एक दूसरे में मिलकर एक विशालकाय 3 सिरों वाला धातु का ड्रैगन बन जाते हैं। यह ड्रैगन चमकदार धातु और आग से बना होता है, जिसकी आंखों से बिजली की चमक निकलती है। जैसे ही वह मैदान में उतरता है, उसकी गर्जना से जमीन कांप उठती है और सैक्सन सेना के सैनिक डर से पीछे हटने लगते हैं। ड्रैगन की शक्ति और मर्लिन की छड़ी की जादुई ऊर्जा के कारण राजा आर्थर को एक नई उम्मीद मिलती है। वह अपनी सेना के साथ दुश्मनों पर हमला करता है और युद्ध का रुख बदल जाता है। सैक्सन सेना भाग खड़ी होती है और आर्थर की जीत होती है। इस प्रकार आर्थर का साम्राज्य मजबूत हो जाता है और मर्लिन की छड़ी की कहानी अमर बन जाती है, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखती हैं। कहानी आज के समय में लौटती है, जहां ट्रांसफॉर्मर्स की मौजूदगी अब एक रहस्य नहीं रही। मानवता ने उन्हें रक्षक के रूप में देखा था, लेकिन अब वे डर और संदेह का कारण बन गए हैं। सरकारें और सैन्य संगठन ट्रांसफॉर्मर्स को एक गंभीर खतरे के रूप में देखते हैं और उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चल रहे हैं। पृथ्वी के हर कोने में ट्रांसफॉर्मर्स की खोज और उन्हें नष्ट करने के मिशन जारी है। ट्रांसफॉर्मर्स रिएक्शन फोर्स TRF नामक एक विशेष सैन्य संगठन इन अभियानों का नेतृत्व करता है, जिनका मकसद हर ट्रांसफॉर्मर की पहचान करना और उसे खत्म करना है। कैड येगर एक साहसी इंसान है जो पहले भी ट्रांसफॉर्मर्स की मदद कर चुका है। वह ट्रांसफॉर्मर्स का सच्चा साथी है और उनके हक के लिए लड़ने से नहीं कतराता। कैड अब देशद्रोही बन चुका है और सरकार से छिपता हुआ रहता है। वह एक पुराने और जंक यार्ड में रह रहा है, जिसे उसने ट्रांसफॉर्मर्स के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना रखा है। वहां कई घायल और कमजोर ऑटोबोट्स भी छिपे हुए हैं। कैड की जिंदगी अब कानून से बचने और अपने रोबोट दोस्तों की सुरक्षा में कट रही है। दूसरी ओर क्विंटेसा ट्रांसफॉर्मर्स की एक बुरी जादूगरनी, जो साइबरट्रॉन के विनाश से क्रोधित होकर पृथ्वी को खत्म करने का प्लान बनाती है। उसका उद्देश्य साइबरट्रॉन ट्रांसफॉर्मर्स के ग्रह को पुनर्जीवित करना है और पृथ्वी का उपयोग एक ऊर्जा स्रोत के रूप में करना है, जिसके लिए उसे छड़ी ढूंढकर धरती को साइबरट्रॉन से जोड़ना होगा। क्विंटेसा ऑप्टिमस प्राइम को अपने जादू से काबू कर लेती है और उसे नेमेसिस प्राइम बनाकर पृथ्वी पर छड़ी लाने के लिए भेजती है। एक दिन जब कैड और बम्बलबी TRF के सैनिकों से भागते हुए एक ध्वस्त हुए शहर में जाते हैं, वहां कैड को एक घायल ट्रांसफॉर्मर मिलता है जो मरने की कगार पर है। वह ट्रांसफॉर्मर कैड को एक प्राचीन ताबीज देता है और आखिरी शब्द कहता है, यह ताबीज तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी की ओर ले जाएगा, इसे संभालो। इसके बाद वह ट्रांसफॉर्मर खत्म हो जाता है। कैड इस ताबीज को अपने साथ रखता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि यह साधारण ताबीज नहीं है, बल्कि एक बड़े रहस्य की चाबी है। इसी बीच इंग्लैंड के एक पुराने महल में सर एडमंड बर्टन, एक अनुभवी इतिहासकार और ट्रांसफॉर्मर्स के इतिहास के विशेषज्ञ, अपने पुराने दस्तावेजों और किताबों को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मर्स की कहानियां केवल हाल के समय की नहीं है, बल्कि उनका इतिहास हजारों साल पुराना है। एडमंड एक गुप्त संगठन का हिस्सा है जिसे विकन्स कहा जाता है। यह संगठन सदियों से ट्रांसफॉर्मर्स और मानवता के बीच के संबंधों की रक्षा और देखभाल करता आया है।
एडमंड को एक दिन यह खबर मिलती है कि कैड के पास वह ताबीज है जो एक प्राचीन शक्ति से जुड़ा हुआ है। वह कैड को खोजने की योजना बनाता है और साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर विवियन वेम्बली को भी इस मिशन में शामिल करता है। विवियन हालांकि एक सामान्य प्रोफेसर की तरह दिखती है, लेकिन उसका अतीत गहराई से मर्लिन से जुड़ा हुआ है। वह मर्लिन के वंशजों में से एक है और यही कारण है कि वह इस कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाती है। कैड अपने ताबीज के महत्व को समझे बिना उससे जुड़े अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करने लगता है। ताबीज में एक रहस्यमयी शक्ति होती है जो उसे समय समय पर संकट से बचाती है। अचानक एक दिन टीआरएफ के हमले के दौरान ताबीज एक चमकदार रोशनी छोड़ता है और यह रोशनी एडमंड तक पहुंचती है। एडमंड समझ जाता है कि अब समय आ गया है और वह कैड को अपने पास बुलाता है। विवियन को एडमंड के बुलावे पर थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसका जीवन बदलने वाला है। जब वह एडमंड के महल में पहुंचती है, उसे पता चलता है कि कैड और कई ऑटोबोट्स पहले से वहां मौजूद हैं। एडमंड उन दोनों को बताता है कि यह ताबीज एक प्राचीन छड़ी की चाबी है जो कभी मर्लिन के पास थी। एडमंड अपनी कहानी को विस्तार से बताते हुए कहता है कि यह छड़ी, जिसे मर्लिन की छड़ी कहा जाता है, एक अद्वितीय एलियन तकनीक है जिसे आइकॉन के नाइट्स ने मर्लिन को दिया था। यह छड़ी अनगिनत शक्तियों का भंडार है और इसकी मदद से ही राजा आर्थर ने अपनी सेना को सैक्सन से जीत दिलाई थी। यह छड़ी अब पृथ्वी पर ही छिपी हुई है और उसका पता लगाने की जिम्मेदारी अब कैड और विवियन पर है। एडमंड आगे बताता है कि एक और बड़ी समस्या आ रही है, क्विंटेसा। क्विंटेसा ट्रांसफॉर्मर्स की एक प्राचीन और बुरी जादूगरनी है जो साइबरट्रॉन ट्रांसफॉर्मर्स के ग्रह को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है। वह यह जान चुकी है कि मर्लिन की छड़ी में इतनी शक्ति है कि उसे साइबरट्रॉन को पुनः जीवित किया जा सकता है, पर यह छड़ी सिर्फ मर्लिन के वंशज द्वारा ही सक्रिय की जा सकती है और यही वजह है कि विवियन इस पूरे रहस्य का अहम हिस्सा बन जाती है। कैड, विवियन और ऑटोबोट्स को अब दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्विंटेसा की दुष्ट योजना और ऑप्टिमस का बदला हुआ रूप। एडमंड की सलाह पर वे प्राचीन दस्तावेजों और सुरागों के आधार पर छड़ी की खोज शुरू करते हैं। उनका सफर उन्हें इंग्लैंड के महलों, गुफाओं और छिपे हुए जगहों की ओर ले जाता है, जहां उन्हें कई तरह के रहस्यों और खतरों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर ऑटोबोट्स का सामना टीआरएफ और डेसेप्टिकॉन्स से होता है। बम्बलबी, हॉट रॉड और हाउंड मिलकर टीआरएफ के खतरनाक हमलों का सामना करते हैं। कैड और ऑटोबोट्स एक शहर में एक प्राचीन गुफा खोजते हैं जहां उन्हें छड़ी का पहला सुराग मिलता है। दरअसल वो एक लकड़ी की छड़ी थी जिसे देखकर कैड असली छड़ी को ढूंढने का दूसरा सुराग खोजता है, लेकिन उस छड़ी के रक्षक जाग जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन जब विवियन छड़ी को उठाती है तो छड़ी का रूप बदल जाता है। तभी वहां टीआरएफ के ऑफिसर पहुंचते हैं और उनसे छड़ी मांगते हैं। दूसरे छड़ी के रक्षक उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इतने में ही वहां ऑप्टिमस प्राइम क्विंटेसा के काबू में नेमेसिस प्राइम बनकर आता है और रक्षकों को मार देता है और खुद छड़ी मांगता है। तो कैड विवियन को कहता है छड़ी उसे दे दो और विवियन ऑप्टिमस को छड़ी दे देती है। छड़ी लेकर ऑप्टिमस वहां से निकलता है और बम्बलबी उसे रोकने के लिए उसका सामना करता है। उनके बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है जहां ऑप्टिमस बम्बलबी पर भारी पड़ता है। यहां कैड भी उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ऑप्टिमस बम्बलबी को बुरी तरह मारता है। अचानक अपनी जुबान खोया हुआ बम्बलबी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। ऑप्टिमस अपने दोस्त को काफी समय बाद अपनी आवाज में बोलते हुए सुनते ही क्विंटेसा के काबू से बाहर आ जाता है और सबसे माफी मांगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन इतने में वहां मेगाट्रॉन आ जाता है और उनसे छड़ी छीन लेता है और वहां से चला जाता है। छड़ी के रक्षक वहां आ जाते हैं और ऑप्टिमस को मारने ही वाले होते हैं। तभी कैड का तावीज एक प्राचीन तलवार में बदल जाता है और सभी रक्षक अब उसका हुक्म मानने लगते हैं, जिससे अब उन्हें लड़ने में ज्यादा मदद मिलेगी। तावीज की वजह से आइकन के नाइट्स जीवित हो जाते हैं और लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। टीआरएफ अब कैड और ऑटोबॉट्स के साथ धरती को बचाने के मिशन में उनकी मदद करता है।
मेगाट्रॉन और उसकी साइबरट्रॉन की सेना क्विंटेसा के साथ मिलकर धरती को साइबरट्रॉन से जोड़ने की शुरुआत करते हैं। साइबरट्रॉन धरती के बिल्कुल पास आ चुका था और अब उसे फिर से जिंदा करने के लिए सिर्फ छड़ी की ऊर्जा की जरूरत थी। मेगाट्रॉन छड़ी क्विंटेसा को देता है और वह अपने जादू से धरती को साइबरट्रॉन से जोड़ने की शुरुआत करती है। अब धरती और साइबरट्रॉन के बीच बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। एक तरफ टीआरएफ, ऑटोबॉट्स, केड और विवियन थे, तो दूसरी तरफ क्विंटेसा और मेगाट्रॉन की सेना थी। टीआरएफ अपनी एयरफोर्स के साथ हमला कर रही थी और आइकन के नाइट्स वहीं 3 चेहरे वाला ड्रैगन बनके हमला कर रहे थे। इसी लड़ाई में एडमंड की जान चली जाती है। आखिर में सभी लोग विवियन को स्टोनहेंज के पास ले जाते हैं, जहां क्विंटेसा छड़ी के साथ धरती का विनाश कर रही है। विवियन छड़ी को पकड़कर उसे रोकना चाहती है। केड और विवियन स्टोनहेंज के अंदर जाते हैं तो मेगाट्रॉन और उसकी सेना उन पर हमला कर देती है, लेकिन ऑप्टिमस और दूसरे ऑटोबॉट्स उन्हें बचा लेते हैं। ऑप्टिमस मेगाट्रॉन को स्टोनहेंज से बाहर फेंक देता है। बहुत मुश्किल से विवियन छड़ी के पास पहुंचने में कामयाब हो जाती है और दोनों ग्रहों के कनेक्शन को तोड़ देती है। क्विंटेसा बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन ऑप्टिमस उस पर वॉर करता है और बम्बलबी के शूट करते ही वह गायब हो जाती है। स्टोनहेंज पूरी तरह टूटने लगता है और सभी नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन ऑप्टिमस उन्हें पकड़ लेता है। सबको लगता है कि वो सब मर चुके हैं, लेकिन तभी ऑप्टिमस का ट्रक और बम्बलबी बाहर आते हैं और उसमें विवियन और केट बैठे हुए हैं। इस तरह पृथ्वी की जीत होती है और सभी लोग धरती पर वापस आ जाते हैं। अब साइबरट्रॉन धरती को छोड़कर धीरे धीरे दूर जाने लगता है। आखिर में ऑप्टिमस कहता है कि इंसान और ऑटोबॉट्स हमेशा दोस्त रहेंगे और मुश्किल के वक्त हमेशा उनकी मदद करेंगे। इसी के साथ सभी ऑटोबॉट्स और आइकन के नाइट्स भी अपने ग्रह साइबरट्रॉन वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्विंटेसा अब भी मरी नहीं है और इंसान का रूप लेकर धरती पर ही नई योजना बना रही है। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।